वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसी मशीन अर्थात की ट्रांसफार्मर। एसी मशीन के अंतर्गत ही ट्रांसफार्मर आता है और ट्रांसफार्मर एसी सर्किट पे ही काम करता है। इसे इसका मीनिंग है परिणामित्र। इसे परिणामित्र भी कहा जाता है। परिणामित्र ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना, अर्थात कि वोल्टेज की रेटिंग को बढ़ाना, वोल्टेज के लेवल को घटाना। या तो वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा ये, या तो वोल्टेज के लेवल को घटाने का काम करेगी। अर्थात कि इसे ही हम यदि इलेक्ट्रिकल शब्दों में कहा जाए तो इसे हम ऊंचाई, और ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं ऊंचाई और घटाने के लिए अपचाई। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो परिणाम मित्र बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है। तो यह क्रिया दोस्तों जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उस प्रिंसिपल का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन, अर्थात कि अन्योन्य प्रेरण। यदि हम ट्रांसफार्मर में देखें दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण, जिसे मीनिंग में कह सकते हैं, इसकी मीनिंग होगी स्टैटिक डिवाइस की या स्टैटिक इक्विपमेंट जिसे कहेंगे। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इक्विपमेंट है, अर्थात कि स्थिर डिवाइस है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। जैसे कि मोटर में, अल्टरनेटर में मूविंग पार्ट होता है, घूमने वाला पार्ट होता है, वैसा कोई मूविंग पार्ट ट्रांसफार्मर में नहीं होता। यह वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर एसी सर्किट पर कार्य करता है, डीसी पर काम नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल वर्क है ये म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन की मीनिंग है अर्थात अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। तो कभी कभी इसके प्रिंसिपल पर दो तथ्य को दिया जाता है। पहला है ट्रांसफार्मर जिसका वर्क है, तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल वर्क है म्यूचुअल इंडक्शन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में म्यूचुअल इंडक्शन वर्ड का यूज कर लेता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन अर्थात कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में ये स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इसे कहा जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन को हम या तो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। कहीं पर म्यूचुअल इंडक्शन लिखा होगा या तो कहीं पर स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा होगा, तो दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। तो बेसिकली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल वर्क है, यह ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। या दूसरे शब्दों में ट्रांसफार्मर कभी कभी ये भी पूछ लेता है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अर्थात कि म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है यह डॉक्टर माइकल फैराडे ने ही दिया है। इसीलिए म्यूचुअल इंडक्शन वर्ड का भी यूज कर सकते हो आप, या फिर फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर फैराडेस के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। इसे इसकी मीनिंग हो जाएगी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यही फैराडे ने ही म्यूचुअल इंडक्शन का नियम दिया है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में ऐसा क्या होता है ये देखेंगे दोस्तों। इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है, ई इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, अर्थात कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होगी दोस्तों उस पर डिपेंड करेगी।
तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो इक्वेशन है वो है E प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो जितना फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी दोस्तों, और जितने फ्लक्स की जो परिवर्तन की दर होगी, वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग्स होती है। चलिए आइए से हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो ट्रांसफार्मर में हमें बेसिकली दो तरह की वाइंडिंग देखने मिलेगी। पहली वाइंडिंग होगी दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी वाइंडिंग होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में दो तरीके की वाइंडिंग होती है, और इनमें पहली वाइंडिंग होगी प्राइमरी। तो लेफ्ट साइड में जो वाइंडिंग लपेटी गई है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का कोर है, इसे कहेंगे ट्रांसफार्मर का कोर। ट्रांसफार्मर के एक साइड में प्राइमरी वाइंडिंग की गई है, तो ये एक साइड में जो वाइंडिंग की गई दोस्तों, इस वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। इसी प्राइमरी वाइंडिंग ये कोर के ऊपर लपेटी हुई है, अर्थात ये एक प्रकार का कोर है, और इस कोर में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो ये पूरा एक प्रकार का फ्रेम है, और इस फ्रेम को सिलिकॉन स्टील का बनाया हुआ है। ये जो फ्रेम मिलेगा आपको दोस्तों, ये जो कोर है ये सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। अब सिलिकॉन स्टील का बनाने का उसके पीछे रीजन है, इस कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाया गया है, और सिलिकॉन स्टील के कोर को लेमिनेटेड किया गया है। तो लेमिनेटेड भी क्यों किया जाता है, उसके पीछे भी रीजन है। सिलिकॉन स्टील का इसीलिए बनाया गया है, और इसी सिलिकॉन स्टील के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटी गई है, अर्थात कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है यही प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों। इसके एक कोर में जो वाइंडिंग लपेटी गई है यही प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसमें हमने एसी सप्लाई दिया है। तो ट्रांसफार्मर के कोर में, अर्थात जो कोर बना हुआ है वो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाया जाता है ताकि हिस्टेरिसिस लॉस को कम किया जा सके। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस को हम इसमें कम किया जा सके। अब इसी सिलिकॉन स्टील को, इसी के कोर को हम लेमिनेटेड कर देते हैं, अर्थात लेमिनेटेड का अर्थ होता है दोस्तों उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देना या वार्निश चढ़ा देना। तो इसी कोर को हम लेमिनेटेड कर देते हैं, अर्थात इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। तो इंसुलेशन इसीलिए चढ़ा जाता है ताकि हम ईडी करंट लॉस को कम कर सके। इसमें ईडी करंट लॉस को हम कम कर सकते हैं। तो इसे याद कैसा करेंगे दोस्तों, सिलिकॉन में SiLiCon लिखा हुआ है, और इसमें डबल आई दिया हुआ है। देखो सिलिकॉन में Si फिर Li दिया हुआ है, तो इसी आई से याद रखेंगे हिस्टेरिसिस, क्योंकि हिस्टेरिसिस में भी डबल आई दिया हुआ है, आर के बाद एक आई दिया है और एस के बाद दूसरा आई दिया है। तो इसी तरीके से आप इसको सिलिकॉन को याद रखेंगे, अर्थात ये ट्रांसफार्मर का कोर, जो कोर है वो कोर को ही हम क्रोड कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे हम दोस्तों, क्रोड। इसे हिंदी में क्रोड कहा जाता है, इंग्लिश में कोर कहा जाता है। तो इसी कोर को हम सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं ताकि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। तो सिलिकॉन इसलिए बनाते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस हो। तो इसमें जो आई है दोनों में, इससे आप याद रखेंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस कम किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर लेमिनेटेड, तो लेमिनेटेड में लास्ट में डी है, और ईडी करंट में भी लास्ट में डी दिया हुआ है। तो ये डी से दोनों को याद रखेंगे। लेमिनेटेड कोर को इसलिए किया जाता है ताकि ईडी करंट को लॉस को कम किया जा सके, दूर किया जा सके। तो ये डी से दोनों हम याद रखेंगे, लेमिनेटेड ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस को कम किया जा सके। तो ये थोड़ा सा बेसिक फंडा है, इससे आप इसको ट्रिक से याद रखेंगे। क्लियर है। अब ये जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों, इसी प्राइमरी वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई से जोड़ देंगे, और इसके दूसरे छोर में हम सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटेंगे। तो इसके दूसरे छोर में ये जो वाइंडिंग लपेटी गई है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है दोस्तों, और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी ऐसे ही कोर से हम लपेटेंगे। बीच में कुछ लपेटा नहीं होगा, अर्थात कोर चौकोन आकृति का होगा, वर्ग के आकार का कोर है। ये जो कोर दिख रहा है ये वर्ग के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, जब इसे इस कोर पर लपेटते हैं, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई कोर पर लपेटते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को,
तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। तो ये जो V1 है दोस्तों, ये है प्राइमरी वोल्टेज। V1 को हम शो करेंगे प्राइमरी वोल्टेज से, और इसमें जो करंट फ्लो होगी इसी वाइंडिंग में, तो ये जो I1 लिखा हुआ है ये हो जाएगी प्राइमरी करंट। ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों को आपको याद रखना है। I1 जो करंट फ्लो होगी ये है प्राइमरी करंट। और याद रखिएगा दोस्तों, हम पावर का फार्मूला है P इक्वल V इंटू आई। अब यहाँ पर AC सप्लाई दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। AC सप्लाई देने के कारण ये cos फाई हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली P इक्वल V इंटू आई होता है पावर का फार्मूला, और AC सर्किट के लिए cos फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस प्राइमरी वाइंडिंग में, तो इसके कारण I1 करंट, प्राइमरी करंट फ्लो होती है, और यहाँ पर इस कोर में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग इसे कहेंगे दोस्तों, जिस कोर में लपेटी गई है उसी को कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसमें इस टाइप से इसका डायरेक्शन हम यहाँ पर बना सकते हैं। V1 इज प्राइमरी वोल्टेज, I1 इज प्राइमरी करंट, और ये जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। जब आप प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे अर्थात प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। इस प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। इसी को हम E1 लिखेंगे, अर्थात कि E1 मैथमेटिकल रूप से लिखेंगे दोस्तों। इतना क्लियर है? तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। इसी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम इस फार्मूले से लिखेंगे EL इक्वल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इसे कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी कोर में जब वाइंडिंग लपेटी हो और उसे आप AC सप्लाई से जोड़ेंगे, तो उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है अकॉर्डिंग टू लेंज के नियम के अनुसार। अर्थात यहाँ पर इस कोर में फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, और फ्लक्स में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अर्थात की E1, जिसे E1 लिखेंगे हम, इसी E1 को हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और इस प्राइमरी वाइंडिंग में जब सप्लाई देंगे AC, तो प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई करने के कारण इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अर्थात कि EL इक्वल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी उत्पन्न होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग का। अब यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग भी इस कोर में लपेटी हुई है। जब इन दोनों के बीच में, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, अर्थात कोई कांटेक्ट नहीं होगा, एक ही कोर में ये दोनों ये क्या हुआ भाई? यहाँ पर दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग अलग लपेटी हुई है और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग है। इन दोनों में, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, एक ही कोर पर लपेटी हुई है। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी वोल्टेज दिया जाता है, तो प्राइमरी वोल्टेज के कारण यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में यही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण आपस में दोनों रखे होने के कारण म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग जब हम इसमें लपेटते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड, मतलब कि जो वाइंडिंग लपेटी हुई है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और सेकेंडरी साइड हम लोड को कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी साइड हम लोड को कनेक्ट करते हैं। तो ये V2 सेकेंडरी वोल्टेज है दोस्तों। V2 यहाँ पर सर्किट में सेकेंडरी वोल्टेज होगा। यहाँ पर I2 करंट फ्लो होगी। तो ये जो I2 करंट है ये सेकेंडरी करंट है। जैसे प्राइमरी करंट थी I1, वैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी करंट फ्लो होगी।
सेकेंडरी साइड हम यहाँ पर लोड को कनेक्ट करेंगे। ये जो वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है दोस्तों। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को जब हम यहाँ पर कोर में लगाते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया होती है, अर्थात कि जब प्राइमरी वाइंडिंग के पास में सेकेंडरी वाइंडिंग को रखा जाता है और प्राइमरी वाइंडिंग जब सप्लाई दिया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है और इसी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी में भी वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है, अर्थात कि प्राइमरी वोल्टेज के गुण, प्राइमरी वाइंडिंग के गुण सेकेंडरी वाइंडिंग में आने लगते हैं। तो जो प्राइमरी में वोल्टेज उत्पन्न हुआ है वही वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज में भी उत्पन्न होने लगता है। इसे ही फैराडे के म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में और इलेक्ट्रिकल सर्किट में दोनों में यहाँ पर विद्युतशीलता और चुंबकशीलता के गुण उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग के गुण सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने लगते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है वही वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, इसीलिए प्राइमरी वाइंडिंग का गुण सेकेंडरी वाइंडिंग में आने लगता है, अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज अप्लाई किया है आपने वही वोल्टेज आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में देखने मिलेगा। बिना कनेक्शन के सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस रखा जाता है, अर्थात कि ये कह सकते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला बनता है वो बनता है EM इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ था, EL इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और म्यूचुअल इंडक्शन में के कारण जो फार्मूला में उत्पन्न हुआ वोल्टेज वो है EM इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। इस फार्मूले के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो यदि मैं इसे बेसिक आपको बताऊं, जैसे कोई दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त यदि साथ में हैं तो एक दोस्त के गुण दूसरे दोस्त में आने लगते हैं, मतलब कि एक दोस्त की जैसी उसके दिनचर्या होगी वैसी दिनचर्या दूसरे दोस्त की भी वैसे ही होने लगती है। इसी को कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, अर्थात कि साथ में यदि कोई दो दोस्त साथ में रह रहे हैं तो उसका नेचर दूसरे दोस्त के अंदर आने लगता है, या उसकी जो हैबिट्स हैं दूसरे दोस्त के अंदर भी डेवलप होने लगती है। वैसा ही जब एक ही कोर में ट्रांसफार्मर को इसकी वाइंडिंग को लपेटा जाता है तो प्राइमरी वाइंडिंग के गुण सेकेंडरी वाइंडिंग में आने लगते हैं, अर्थात प्राइमरी वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो यही वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में आने लगेगा, और इसके कारण फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर यह कार्य करने लगता है। अर्थात हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो विदाउट कनेक्शन के यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने लगेगा। अब ये जो वोल्टेज है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेंगे, मतलब कि फेरों की संख्या पर डिपेंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कभी पावर चेंज नहीं होती, पावर ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती, पावर जैसी की वैसी ही रहेगी ट्रांसफार्मर में। जैसे P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1, P का फार्मूला ये V इंटू I, तो ट्रांसफार्मर में पावर कभी चेंज नहीं होती। देखिए सेकेंडरी में भी पावर वही मिलेगी आपको, यहाँ पर P2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2, अर्थात कि ट्रांसफार्मर में पावर कभी चेंज नहीं होती, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। इन बातों को आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, पावर चेंज नहीं होती। फेज डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, तो ट्रांसफार्मर में का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स है, तो प्राइमरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस मिलेगा आपको दोस्तों, ये मिलेगा 180 डिग्री। मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग और
में जो वोल्टेज होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज होगा वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में प्राप्त होगा। अर्थात 180 का फेज डिफरेंस आपको प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस प्राप्त होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। क्लियर है सभी को? सेल्फ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होता है उसका फार्मूला है EL इज इक्वल टू -L एंड di1/dt। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, ये प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है दोस्तों। तो यह वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग का है और प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज इतना उत्पन्न होता है जिसे आप सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। यह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा लेंज के नियम के द्वारा उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, लेंज के नियम के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो जैसा जितना लेंज का नियम होगा उतना ही यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो लेंज का नियम ये कहता है कि जिससे यह उत्पन्न हो उसी का विरोध करती है। अर्थात कि लेंज के नियम के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करने लगती है, इसीलिए यहाँ सामने माइनस का चिन्ह लग जाता है। जो -L लिखा हुआ दोस्तों, ये माइनस का चिन्ह लेंज के नियम को शो करता है। तो ये तो प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है वो होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, अर्थात कि अन्योन्य प्रेरण वोल्टेज। तो अन्योन्य प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज जो है उत्पन्न होने के पीछे रीजन यही है, फैराडे के वर्किंग प्रिंसिपल पर। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन का नियम है, यह नियम कहता है यदि कोई वाइंडिंग को पास में आमने सामने रखा जाए और किसी एक वाइंडिंग में सप्लाई दिया जाए तो दूसरे वाइंडिंग में भी वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। ट्रांसफार्मर का ये फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन का ये नियम है और यही ट्रांसफार्मर का भी नियम है। अर्थात ट्रांसफार्मर इसी म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ पर ही वर्क करता है। तो इसमें ईएमएफ जो है दोस्तों, ये ईएमएफ किससे उत्पन्न हो रही है? यह म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है EM इज इक्वल टू -M N2 di1/dt। तो इसमें जो M है इसी को कहते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है और इसी का फार्मूला होगा दोस्तों EM इज इक्वल टू -M N2। तो ये N2 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग के di1/dt। इस फार्मूले पर वर्क करता है। सिलिकॉन स्टील का बना होता है दोस्तों 4%। मैक्सिमम सिलिकॉन स्टील का जो कोर होता है ये 4% बना होता है। इसमें फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं कि फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड हो, और फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। तो इतने पॉइंट हमने इसमें देखा, सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं कि फ्लक्स को लो रिलक्टेंस मतलब कि बिना बाधा के, सबसे कम बाधा के हम पाथ प्रोवाइड करें, रास्ता प्रोवाइड करें इस फ्लक्स को फ्लो होने के लिए। क्योंकि ये किसी कोर में जो बाधा फ्लक्स है ये फ्लो होती है। तो जब किसी कोर में फ्लक्स उत्पन्न होगी तो उसको बिना रुकावट के फ्लो होने के लिए रास्ता चाहिए, और लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कौन करता है? मटेरियल करता है। तो इसमें सिलिकॉन स्टील मटेरियल लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ साथ हिस्टेरिसिस लॉस भी कम करता है, ईडी करंट लॉस भी कम करता है, लेमिनेटेड करते हैं तो सिलिकॉन स्टील के बनाने के पीछे हमारे दो फायदे हैं। पहला है फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। सेकेंड है परमिबिलिटी अर्थात की चुंबकशीलता, इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, इसीलिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। दो पॉइंट याद रखना है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इन दोनों पॉइंट को याद आपको रखना होगा। फ्लक्स को परमिबिलिटी जो है वो हायर होगा, अर्थात